नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की बैठक पटना में क्या हुई, उसका असर प्रधानमंत्री के दिल्ली पहुंचते हुए दिखने को मिला। ये तो खबरें आई ही हैं। दोपहर होते होते ये भी खबर आ गई कि राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति जो अमूमन उस तरीके के बयानबाजी से बचते हैं और मीडिया में भी ऐसा कोई भी बयान देने से वो परहेज करते हैं जो बयान उनके अपने स्वभाव के प्रतिकूल हो, लेकिन आज जम्मू में उन्होंने जो कहा है वो संकेत है कि अब बीजेपी के पास सिवाय अटैक के कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। क्या कह गए कि हम अंदर भी मारेंगे और घुस कर भी मारेंगे और ऐसा मारेंगे जो लोग याद रखेंगे। पुलवामा की घटना को याद कर ले पाकिस्तान। उन्होंने एक पीठ में छुरा भोंकने का काम किया था। कैसी सज़ा दी गई वो उन्हें याद होगा, किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। वो दिन हम लोग भूले नहीं हैं। और इस तरह की अगर चीज़ें चली तो 10 मिनट में वो हश्र दिखा देंगे जो पाकिस्तान कभी सोचा भी नहीं हुआ। मतलब अब इनके पास 2019 के उस मास्टर स्ट्रोक के अलावा कोई और दूसरा कोई तुरुप का इक्का अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है जिसके सहारे ये विपक्षी एकता को कमज़ोर कर सके, या विपक्षी एकता की वजह से जो एक अलग तरीके का माहौल देश स्तर पर बनना शुरू हुआ है उसकी हवा निकाल जा सके। लेकिन इससे भी कहीं अधिक और आक्रामक ढंग से सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसने जो कहा है वो तो और 2 कदम आगे वाली बात है। और जिस अंदाज में शिवसेनानिकों ने अपनी बात कही है वो तय मानिए कि आने वाले समय में जो हालात बन रहे हैं वो हालात दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है। विपक्ष की तुलना रूस के उस सेना से की गई है जो पुतिन के खिलाफ बगावत बोलता है और तख्ता पलट कर घोषणा कर देता है। जी हाँ, बेनंगर मतलब जो भी विपक्षी है ठीक उसी अंदाज में सामना में भी कहा है कि सामना में आप ईवीएम बदलने की बात मत सोचिएगा। ईवीएम के सहारे अगर आप रिजल्ट परिणाम बदलने की कोशिश किए तो जो हाल मणिपुर का आज है वो पूरे देश का हो जाएगा। मतलब विपक्ष भी कुछ इसी अंदाज में आक्रामकता के साथ बीजेपी को जवाब दे रही है। ये सामना के एडिटोरियल पेज से साफ दिख रहा है। और इसी उधेड़ बूंद में जो एक गठबंधन की बात क्या नामाकरण का हुआ उसमें भी राष्ट्रवाद जोड़ने की बात आ गई। मतलब 2024 को लेकर जिस तरीके से विपक्षी एकता आगे बढ़ रही है और 10 या 12 जुलाई को जो शक्ल लेने वाली है उससे बीजेपी के अंदर किस तरीके की घबराहट है राजनाथ सिंह के इस बयान से समझा जा सकता है। और राजनाथ सिंह के जैसे व्यक्ति के बयान से ये भी समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर में चल क्या रहा है और बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरीके की स्ट्रेटजी पर काम करेगी ये भी समझ में आ रहा है। मतलब भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, गौ हत्या, इन सब नैरेटिव से जो पिछले 9 वर्षों से इस देश में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसी नैरेटिव के सहारे नैया पार लगाना चाहते हैं। 2024 में भी ये साफ संकेत राजनाथ सिंह के इस भाषण से समझ में आ सकता है। लेकिन मंदिर भी मुद्दा है। मंदिर तो बन ही रहा है। मंदिर कहा यह जा रहा है कि मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर इस तरीके से इवेंट का आयोजन किया गया है पूरे देश में कि हर गांव में, हर व्यक्ति के घर में वो संदेशा पहुँचे कि हम मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, हम नए तरीके से मंदिर का निर्माण कर दिए हैं। देखिए हम ये भगवा फहरा रहा है। तो 2024 मंदिर के फ्रंट पर तो तैयारी है ही। और मंदिर के फ्रंट को बनाए रखने के लिए 90 से समझ जाइए कब से ये मंदिर का काम चल रहा है। तब से ये कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, कितना मुख्यमंत्री बना, इस मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग कितने मंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बन गए। मतलब एक इशूज से कितने वर्षों से उसका फसल काट रहा है बीजेपी, आप समझ सकते हैं। और वो इशूज किस तरीके से जिंदा रहे इसके लिए बीजेपी किस स्तर पर काम करती है ये भी आप समझ सकते हैं।
लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर जो तलखी का एक रास्ता ढूंढा जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता है कि 1990 से जिस तरीके से राम जन्मभूमि को लेकर लगातार फसलें काटी जा रही है बीजेपी और संघ के द्वारा, ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। ये भी साफ अब दिखने लगा है। जब बजरंगबली कर्नाटक में नहीं चले तो फिर राम भी देश में नहीं चलेंगे, ये साफ संकेत है। और जिस अंदाज में बेरोजगारी भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष गोलबंद हो रहा है, संवैधानिक प्रावधानों पर का हवाला देकर जिस तरीके से विपक्ष हमला बोल रही है बीजेपी की, और यहाँ तक अब विपक्ष कहने लगा है कि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, हम लोग उनके साथ हैं। सामना में कुछ इसी तरीके की बात कहा, ललन सिंह और तेजस्वी भी कुछ इसी अंदाज में कह रहे हैं। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को समझने की जरूरत है, जिसके सहारे आप राजनीति को की जो धाराएं हैं उनको आप समझ सकते हैं, वो क्या है कि विपक्षी एकता की जो बैठक हुई है, उस बैठक के बाद बीजेपी का बयान क्या है, बीजेपी क्या कह रही है। शुरुआती दिनों में बिना दुल्हा की बारात कह रहे थे ना, लालू यादव चुटकी लिए, वो बंद हुआ। फिर केजरीवाल उठे हुए हैं, फूफाजी घुस गए, उसको खींचने की कोशिश हुई, उसकी भी हवा निकल गई, तो ममता और मायावती को लेकर सवाल खड़े होने लगे और कहने क्या लगे कि भाई हाथ मिला है दिल नहीं मिला। मतलब अगर दिल मिल गया तो चीज़ें बदल सकती है, जो वो बार बार कहते हैं। और प्रधानमंत्री के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों पर लगातार होमवर्क हो रहा है, और उस होमवर्क के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बेचैनी दिखा रही है बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष की एकता के लेकर जो बैठक आयोजित की गई, उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो उस दिन बयान आया, उसके बाद कोई बयान नहीं है। सारी चीज़ें अटकलें लगाई जा रही हैं और अटकलों के सहारे चीज़ों को देखने की कोशिश हो रही है। आप देख ही रहे हैं, हर कोई अटकल लगाने पर तुला हुआ है और उस अटकलों के सहारे चीज़ों को जांचना चाह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत पटना से हुई है और शिमला पहुंचते पहुंचते कई और लोग इस मुहिम में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और खतरा बीजेपी को यही महसूस हो रहा है कि केजरीवाल के सहारे जो वो साधना चाहते थे वो अभी तक साध नहीं पाया है। और केजरीवाल के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि अब उनकी अपनी पार्टी के अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं। तो ऐसे में बयान में तलखी बढ़ेगी और तलखी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जिस अंदाज में चीज़ें बदल रही हैं और जो जिस स्तर पर बदल रही है, तो सामना का जो एडिटोरियल है वो एडिटोरियल भी कम आक्रामक नहीं है, सीधे सीधे मोदी पर हमला है। और जो एक संकेत है कि विद्रोह होगा, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो विद्रोह कर सकते हैं? क्या गडकरी तो नहीं है? क्योंकि सामना में ये लिखा जाना संकेत है कि गडकरी तो नहीं है, संघ तो नहीं है। जिस तरीके से विवाद खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से फडणवीस को लेकर सब विवाद खड़े हो रहे हैं, फडणवीस की नाराजगी को जिस तरीके से सिंधे अपने तरीके से राजनीति साधना चाह रहे हैं, तो क्या सामना उसी और तो फोकस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि गडकरी खामोश है और गडकरी की खामोशी, वो भले कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में जाएं या ना जाएं, जिस तरीके से गडकरी के खिलाफ अमित शाह एंड कंपनी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले इनको रुखसत कर दिया जाए, ये इसी का तो एक संकेत नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान गडकरी का पद छोटा कर दिया जाए, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाए। सामना का संकेत तो ये नहीं है कि विद्रोह की तैयारी हो चुकी है और किसी भी समय विद्रोह हो सकता है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति के सहारे ही सही सामना ने मोदी और अमित शाह पर हमला बोला है, और इशारों में ही सही उन्होंने कह दिया है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की रणनीति पर काम कर रही है शाह और मोदी, आने वाले दिनों में बगावत की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सामना का मतलब ये भी है, और सामना का मतलब ये भी है कि ईवीएम को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं और ईवीएम को लेकर जिस तरीके से भरोसा लोगों का टूट रहा है, ऐसे में 2024 के इलेक्शन में ईवीएम को लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये जिस अंदाज में कहा गया है कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ तो पूरे देश को मणिपुर जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब मणिपुर में भी कमोबेश स्थिति इस वजह से हुई है कि वहाँ की चुनी हुई सरकार पर लोगों को भरोसा नहीं है।
और भरोसा नहीं है तो इसकी वजह क्या है, किस तरीके से वो चुनाव जीत कर आए हैं। कहीं इशारा तो वो नहीं है कि 7 सिस्टर में जितनी सरकारें हैं उन सरकारों का जनता से कनेक्ट नहीं है। असम के मुख्यमंत्री जिस तरीके से बातें रख रहे हैं उसका इम्पैक्ट पूरे 7 सिस्टर पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की राजनीति तो इसी तरीके से चलती थी। तो इशारों में सही सामना ने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि मणिपुर में आपने जनमत का गला घोटा है। और अगर ये कहने का ये मतलब है तो इतना तय मानिए, यह सिर्फ सामना के सहारे मोदी पर अटैक नहीं है, ये पूरी विपक्ष की तरफ से सामना के सहारे मोदी पर अटैक है। हर दिन कुछ न कुछ चीज़ें जो दिख रही थी उस पर इस तरीके के सर्जिकल स्ट्राइक से उन चीज़ों को साफ कर दिया गया है कि पटना का जो मीटिंग है वो मीटिंग में कितने विपक्ष उत्साहित हैं, सामना के इस एडिटोरियल से साफ दिख रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, मोदी इस पर किस तरीके से रिवर्स गियर लगाते हैं। तो कितना तय है, जिस एकता की नींव पटना में पड़ी है उससे पूरा बीजेपी बेचैन है और प्रधानमंत्री तो आते आते बेचैन हो गए, खबर ये भी है। लेकिन उसमें सामना का एडिटोरियल मतलब कह सकते हैं कि आग में घी डालने के समान है। वो कश्मीर में को चीर देंगे और फाड़ देंगे वाला नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। सामना ने तो रशियन में जो विद्रोह हुआ है उसके सहारे उनको घेर दिया है। देखिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस तरीके की बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी में तल्खी कितनी है। उसके सहारे आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति किस तरीके से चल रही है। देश दो राष्ट्र से लौट के आए हैं प्रधानमंत्री, और अमेरिका में जिस तरीके से अपने तरीके से बनाने की कोशिश हुई, उन सब के बावजूद भी आज जिस तरीके का निराशा का भाव जो दास मीडिया है, जिसको आप गोदी मीडिया भी कहते हैं, देखने को मिला है, क्योंकि वो सभी भी खरे नहीं उतर रहे हैं और अब लोगों का नौकरी भी जा रहा है। ये भी स्थिति है कि जो लोग उसमें हैं अब उनकी नौकरी भी जा रही है। तो किस तरीके से खबर को प्लान किया जाए, ये दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है मीडिया वाले पर भी, बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। देखिए क्या समा बंधती है, लेकिन सेहरा बंधने का जो एक मिजाज या मतलब बारात जाने से पहले की जो तैयारी होती है, पटना के उस तिलक के बाद, तिलक समारोह के बाद अब बारात जाने की तैयारी हो रही है। बारात जाने की तैयारी में जिस अंदाज में बाराती उत्साहित है, 10 या 12 जुलाई को शिमला में जो बैठक होगी वो समझिए बारात का वो आगाज भी ज़बरदस्त होगा, ये अब साफ दिखने लगा।